हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3rd चैप्टर हिंदी मीडियम में कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों के 4th पार्ट की स्टडी करेंगे। कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों को समझने के लिए मैंने इस चैप्टर को 5 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। तो अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, कृषि संबंधी सुधार। फ्रेंड्स, जो कृषि संबंधी सुधार थे वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मतलब कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। बिकॉज इन कृषि सुधारों से पहले जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसकी उत्पादकता और टोटल प्रोडक्शन वो बहुत कम हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारा जो कृषि क्षेत्र था वो हमारे भारत की डोमेस्टिक नीड को पूरा नहीं कर पाता था, मतलब घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पाता। तो एक्सपोर्ट की तो बात ही दूर है। तो कृषि संबंधी सुधारों के बाद से हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो डोमेस्टिक डिमांड को तो पूरा कर ही देता है, प्लस में सरप्लस आउटपुट भी होता है जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जिसे हम शेष विश्व में निर्यात कर देते हैं। तो हम इस टॉपिक की आज डिटेल स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कृषि संबंधी सुधार, जिन्हें आप इंग्लिश में एग्रेरियन रिफॉर्म बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं भारतीय कृषि में सुधार, रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इस टॉपिक की आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कृषि सुधार थे उसके बाद से हमारा इंडिया फूड ग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। मतलब हमारे भारत में कृषि क्षेत्र के अंदर अब उतना उत्पादन हो पाता है जिससे हमारी जो घरेलू मांग है फूड ग्रेन की वो पूरी हो जाती है, और प्लस में सरप्लस आउटपुट भी होता है जिसे हम शेष विश्व में बेच पाते हैं, निर्यात कर पाते हैं। तो जो हमारे इंडिया के अंदर 1991 के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर कृषि सुधार हुए थे, और कृषि सुधारों के अंदर जो सुधार किए गए थे जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो उन सुधारों को ही कृषि सुधार कहा जाता है। तो कृषि सुधार जो थे उस समय पर बहुत जरूरी थे हमारी भारत सरकार के द्वारा किया जाना, क्योंकि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी उत्पादकता और टोटल प्रोडक्शन वो बहुत कम हुआ करता था। तो इसलिए हमारी भारत सरकार ने कृषि के उत्पादन के लिए नई तकनीक से लेके आए, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ा। तो जो एक एग्रीगेट रिफॉर्म थे इसमें 3 तरीके के रिफॉर्म्स किए गए, मतलब कृषि संबंधी जो सुधार थे उसके अंदर 3 टाइप्स के सुधार किए गए। जो पहला सुधार था उसका नाम था टेक्निकल रिफॉर्म, जिसे आप तकनीकी सुधार भी कह सकते हो। दूसरे सुधार थे संस्थागत सुधार, जिन्हें भूमि सुधार भी कहा जाता है। मतलब जो संस्थागत सुधार थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इन्हें भूमि सुधार भी कहा जा सकता है, आपकी मर्जी है, आप इसे संस्थागत सुधार भी बोल सकते हो या भूमि सुधार भी बोल सकते हो। और लास्ट वाला था सामान्य सुधार। तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं इनका, बाकी डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे इसकी। तो जो तकनीकी सुधार थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे भारत के लिए, क्योंकि जो तकनीकी सुधार थे उसी की वजह से हमारे देश के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर उत्पादकता बढ़ी। तो जो तकनीकी सुधार थे मतलब जो परंपरागत तकनीक हमारे इंडिया के अंदर यूज होती थी, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम हुआ करती थी। तो जब से हमने तकनीकी सुधार करे, जिसके बाद से हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर उसकी उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो ये जो तकनीकी सुधार थे, एक एक करके मैं इन पॉइंट्स के नाम बताता हूँ आपको। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, मतलब जो HYV सीड्स थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, उनका यूज करा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दूसरा, रासायनिक खाद का उपयोग। तो जो रासायनिक खाद का उपयोग किया उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी थी उसकी उपजाऊपन में वृद्धि हुई, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई। तीसरा, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। तो जो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे उसके अंदर कीटनाशकों का भी उपयोग हुआ, मतलब जो फसलों को बीमारी हो जाती थी, कीड़े लग जाते थे, उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग हुआ। फोर्थ, वैज्ञानिक खेती प्रबंध। तो जो चौथा था, हमारे इंडिया के अंदर पहले क्या होता था, कन्वेंशनल फार्मिंग होती थी, मतलब परंपरागत, उसके अंदर क्या होता था, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता था। लेकिन जब से कृषि सुधार हुए हैं, जब से हमारे देश के अंदर वैज्ञानिक खेती प्रबंध होने लग गया। फिफ्थ देखिए, खेती के यंत्रीकृत साधन। हमारे इंडिया के अंदर अब मशीनों का यूज होने लग गया है। तो ये थे तकनीकी सुधार। तो जो तकनीकी सुधार थे वो बहुत आवश्यक थे, क्योंकि हमारे जो इंडिया की जो कृषि क्षेत्र था उसके अंदर प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था। तो देखिए, जो संस्थागत सुधार थे
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो कृषि क्षेत्र के जो लाभ थे वो कुछ चंद लोगों के पास पहुंचते थे और बाकी किसानों के पास में नहीं पहुंचते थे। तो जो चंद लोग थे वो लैंडलॉर्ड थे, उन लोगों के पास में तो कृषि के बेनिफिट्स पहुंचते थे, बाकी जो फार्मर्स थे उनके पास कृषि क्षेत्र के बेनिफिट नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे और लगान वसूलने के बाद किसानों के पास अनाज की प्राप्ति बहुत कम बच पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना जीवन निर्वाह करने में भी कठिनाई होती थी। तो जो संस्थागत सुधार थे वो बहुत जरूरी थे, किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार को करना बहुत आवश्यकता थी इन सब सुधारों को करने की। चलिए संस्थागत सुधारों के मध्य किए गए सुधारों की चर्चा करते हैं। फर्स्ट, मध्यस्थों का उन्मूलन। तो सरकार ने जमींदारों का उन्मूलन कर दिया, मतलब जो भी लोग मीडिएटर के तौर पर काम करते थे सरकार और किसानों के बीच में, सरकार ने उन सबों को क्या कर दिया, उन्मूलन कर दिया। सेकंड पॉइंट देखिए, लगान का निगमन। तो सरकार ने यहाँ पर जो जमींदारों द्वारा लगान वसूला जाता था किसानों से, उसका निगमन कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा अब लगान नहीं वसूला जा सकता। थर्ड पॉइंट देखिए, चकबंदी। तो चकबंदी के तहत जो भी बिक्री जोते थी किसानों की उसको एक स्थान पर लाया गया, तो इसे चकबंदी कहा जाता है, कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ देखिए, भूमि की उच्चतम सीमा और अधिक भूमि का पुनः वितरण। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने मैक्सिमम सीलिंग कर दी कि कोई भी किसान जमींदार एक फिक्स्ड लैंड से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता, अगर उसके पास उससे ज्यादा भूमि होगी तो सरकार उसे क्या कर लेगी, अपने पास ले लेगी, मतलब फॉरफिट कर लेगी उसकी जमीन को। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सहकारी खेती। तो देखिए जो ये सहकारी खेती है इसके अंदर एक किसान ना होकर 4-5 किसानों का समूह होता है जो सामूहिक रूप से एक साथ काम करते हैं, कृषि करते हैं और कृषि के जो लाभ होते हैं उसे आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये थे संस्थागत सुधार जो कि किसानों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर ये सुधार ना हुए होते तो किसानों का शोषण आज भी बहुत अधिक पैमाने पर होता। तो हम इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की कंप्लीट स्टडी करेंगे वीडियो के अंदर आगे। अब देखिए जो जनरल रिफॉर्म्स थे, जनरल रिफॉर्म्स भी बहुत जरूरी थे, क्योंकि जो हमारे किसान थे वो बहुत हद तक पुअर थे, उनके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को खरीदने के पैसे नहीं थे, मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास कैपिटल नहीं थी, पूंजी नहीं थी। तो उसी के अभाव के कारण हमारे जो किसान थे वो मॉडर्न इनपुट्स को नहीं खरीद पाते थे। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारी भारत सरकार ने कुछ जनरल रिफॉर्म, सामान्य सुधारों के तहत किए गए सुधारों की चर्चा करते हैं। पहले नंबर पे जो है सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। तो भारत सरकार ने एनालाइज किया कि हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें सिंचाई की सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि इंद्र देवता के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब बारिश के ऊपर, बारिश होती थी तो उत्पादन अच्छा होता था, तो इसीलिए भारत सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के ऊपर बल दिया। सेकंड पॉइंट देखिए, साख का प्रावधान। तो हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो पुअर है, तो उनके पास में किस चीज़ की कमी रहती है, पूंजी की। इसलिए जो हमारी भारत सरकार है उसने एनालाइज करा, तो उन्होंने इसके ऊपर बल दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत बैंकों का निर्माण हो, जिससे फार्मर्स की जो क्रेडिट नीड है, मतलब साख की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। थर्ड पॉइंट देखिए, नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां। तो नियमित बाजारों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की जाए, जिससे कि किसान अब बाजार में जाकर अपनी फसलों को बेच सके और फसलों के बदले में उचित दाम प्राप्त कर सके। लास्ट था कीमत समर्थन नीति, MSP। इसके तहत सरकार किसानों को वादा करती है कि उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य सरकार देने को रेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टेबल को समझ लोगे तो पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो कृषि सुधार थे, एग्रीरियन रिफॉर्म्स थे, उसके अंदर 3 टाइप्स के रिफॉर्म्स हुए थे। पहला था टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरा था संस्थागत सुधार, जिसे आप कह सकते हो भूमि सुधार भी, तीसरे नंबर पर है सामान्य सुधार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। तकनीकी सुधार या नई कृषि रणनीति। तो जो तकनीकी सुधार थे, जिन्हें आप टेक्निकल रिफॉर्म या न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, तो जो तकनीकी सुधार थे वो किसके तहत किए गए थे, हमारे इंडिया के अंदर जो कृषि क्षेत्र था उसकी प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता, वो बहुत कम थी, इसलिए हमारी भारत सरकार ने तकनीकी सुधार किए थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया
कि इंडिया के अंदर जो कृषि सुधार हुए थे उसमें 3 प्रकार के सुधार हुए थे। पहले नंबर पे थे तकनीकी सुधार, दूसरे नंबर पे संस्था के सुधार और तीसरे नंबर पे सामान्य सुधार। तो जो तकनीकी सुधार थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसकी वजह से हमारे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ी और हमारा कृषि क्षेत्र आज इतना उत्पादन कर पाता है जिसकी वजह से आज हमारा इंडिया पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। हम इतना उत्पादन कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी घरेलू मांग तो पूरी हो ही जाती है और हम सरप्लस आउटपुट भी प्रोड्यूस कर पाते हैं जिसको हम विदेशों में निर्यात करते हैं। तो आप समझ सकते हो तकनीकी सुधार हमारे भारत के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तकनीकी सुधारों को समझने के लिए मैंने इसे 5 बिंदुओं पर डिफाइन करा है। इन 5 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप आराम से समझ पाओगे कि जो तकनीकी सुधार थे उन्होंने किस तरीके से हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर योगदान दिया जिसकी वजह से आज हमारा भारत आत्मनिर्भर बन गया है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। तो जो तकनीकी सुधार थे उसके अंदर अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिन्हें आप क्या कह सकते हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, मतलब HYV सीड्स। इनको यूज करने की वजह से हमारा जो उत्पादन है उसमें बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई थी। तो देखिए इनका यूज कब हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट है, सन 1965 से भारतीय कृषि ने अधिक उपज देने वाले बीजों ने परंपरावादी बीजों का स्थान ले लिया। तो 1965 के बाद से हमारे इंडिया के अंदर अधिक उपज देने वाले बीजों ने किन का स्थान ले लिया, परंपरावादी बीजों का। मतलब जो 1965 से पहले जो बीजों का इस्तेमाल किया जाता, खाद के तौर पर जो यूज होता था वो काऊ डक का होता था और जो बीज थे वो अधिक उपजाऊ नहीं थे। तो उसके स्थान पर अब अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग होने लग गया, जिन्हें आप क्या कह सकते हो, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। सेकंड पॉइंट देखिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिनको आप क्या बोलोगे शॉर्ट फॉर्म में HYV सीड। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो किस किस फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुए, तो जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, कपास, ज्वार के लिए विशेष रूप से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो जो कुछ स्पेसिफिक फसलें हैं जिनका बहुत ज़्यादा तेजी से उत्पादन हुआ, किनका यूज़ करने से, HYV सीड्स का यूज़ करने से, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, कपास, ज्वार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये HYV सीड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, इसी वृद्धि को सामान्यतः हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो HYV सीड्स बीजों का यूज करने की वजह से जो हमारे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ी और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, उसी को ही क्या कहा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति कहा गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास तथा वितरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निगम नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। तो देखिए जो HYV सीड्स थे, मतलब अधिक उपज देने वाले बीज थे, अब मान लीजिए उसका प्रोडक्शन पंजाब में हो रहा है, बट प्रोडक्शन तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर होता है, तो इसलिए ही उसका नियोजित वितरण हो सके HYV सीड्स का, इसलिए हमारे इंडिया के अंदर किस चीज की स्थापना हुई, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी ब्रांचेस हैं जो ये काम करती है कि ईच सेक्टर के अंदर, मतलब ईच स्टेट के अंदर, ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन बीजों का वितरण किया जा सके, कहीं पे भी कमी ना हो, शॉर्टेज ना हो। तो इसके लिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बहुत हाई लेवल पे वर्क करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजों को आराम से पहुंचाया जा सके, जिससे किसानों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और उत्पादकता हमारे इंडिया की बढ़ती रहे। तो देखिए लास्ट पॉइंट है, सन 2015-16 में लगभग 304 लाख टन प्रमाणित बीजों का देश में विभिन्न भागों में कृषि के बीजों का वितरण किया गया। तो देखिए आप ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 2015 और 16 का डाटा है, 304 लाख टन, जो कि सर्टिफाइड है कि इतने HYV सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है वो किस लेवल पे वर्क करती है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर HYV सीड्स की सप्लाई करती है, जिसकी वजह से फार्मर्स इन्हें यूज कर पाते हैं और जिसकी वजह से फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई लेवल पे बढ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट, रासायनिक खादों का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर।
तो जो रासायनिक खाद थे उनका यूज करने से हमारी जो मिट्टी होती थी, मतलब सॉइल होती थी, उसकी उपजाऊपन में वृद्धि हो जाती थी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से जो पुराने टाइम पर, मतलब हरित क्रांति से पहले जो समस्या आती थी परती छोड़ने की, मतलब क्या करते थे किसान अपनी भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते थे, जिसकी वजह से जो भूमि की उपजाऊ क्षमता जो कम हुई है वो वापस से बढ़ सके, इसलिए फार्मर्स क्या करते थे, कुछ समय के लिए पीस ऑफ लैंड को खाली छोड़ देते थे, जिससे उसकी फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन हो सके। तो जब से रासायनिक खादों का यूज हुआ है उसके बाद से जो परती की समस्या थी उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आई है और निरंतर अब कृषि पॉसिबल हो पाई है। तो देखिए इसके अच्छे से स्टडी करते हैं। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। तो मैंने बताया जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, मतलब 1965 के बाद से कृषि की उत्पादकता, मतलब जो कृषि करने की जो मेथड था उसके अंदर अब ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का यूज होता है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई है। सेकंड पॉइंट देखिए, समय के साथ रासायनिक खादों के प्रयोग में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और देखिए थर्ड पॉइंट में 2016-17 में लगभग 267.5 लाख टन रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए 2016 और 17 में जो रासायनिक खाद था उसका कितना उपयोग हुआ है, 267.5 लाख टन, मतलब इंडिया के अंदर इतनी सर्टिफाइड खाद का उपयोग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, मतलब यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन। मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो फसलें होती थी उसको क्या होता था, कभी कभार ऐसा होता था उसके अंदर कीड़े लग जाते थे, मतलब पौधों के अंदर अनचाइल्ड बीमारियां लग जाती थी, जिसकी वजह से उत्पादन जो होता था वो खराब हो जाता था। इस स्थिति तक आ जाती थी किसानों के साथ में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता था और हमारे फार्मर्स क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे। बट जब से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ है, मतलब कीटनाशक दवाइयों का उपयोग हुआ है, उसके बाद से जो पौधे होते हैं, मतलब जो क्रॉप होती है, उसे हेल्थी रखा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर अब कीड़े और बीमारियां नहीं लग पाती है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, फसल को बीमारी तथा कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों के उचित प्रयोग के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। तो देखिए फसलों को बीमारी और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का यूज किया गया, इसको और बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके, जिसके लिए अनेक कदम उठाए हमारी भारत सरकार ने। सेकंड पॉइंट देखिए, इसे पढ़ने के बाद आप आराम से समझ पाओगे कि जो हमारी भारत सरकार है वो किसानों की फसलों के प्रति कितनी चिंतित है कि उनकी फसलों को किस तरीके से कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाया जा सके। तो देखिए इसके लिए 14 केंद्रीय पौध संरक्षण केंद्र, मतलब कितने, 14 जो कि केंद्रीय पौध संरक्षण केंद्र थे, उनको स्थापित किया गया। इसको क्यों स्थापित किया गया कि ये जो सेंटर्स थे, ये सेंटर्स जो थे क्या थे, करते थे, ये किसानों को अवेयर करते थे, जागरूकता फैलाते थे उनके बीच कि अपने पौधों को, अपनी फसलों को किस तरीके से कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाया जा सके। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स। कितने स्थापित किए थे, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स स्थापित करे थे पूरे देश के अंदर, जिनका एकमात्र उद्देश्य था फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाना और उनको, उनकी फसलों को किस तरीके से कीड़े मकोड़े और कीटनाशकों से बचाया जा सके। तो देखिए थर्ड पॉइंट, पौधों के संरक्षण के लिए एक तृतीय कीटनाशक प्रबंधक कार्यक्रम, जिसे आप क्या कह सकते हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अपनाया गया। साथ ही अधिक उपज देने वाले बीजों को भी अपनाया गया। तो देखिए हमारे जो इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया और इसके साथ में HYV सीड्स को भी यूज किया गया। ऐसा क्यों करा कि हमारी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके और हमारे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आया, जिसके अंदर क्या था कि हमारे जो किसान थे उनको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए कि उन्हें, उनकी जो फसल है उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। तो जो कीटनाशक है वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुए, जिसकी वजह से फार्मर्स को अब अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने में काफी हद तक मदद मिल पाती है। फोर्थ पॉइंट, वैज्ञानिक खेती प्रबंध अभ्यास, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो जो वैज्ञानिक खेती प्रबंध अभ्यास थे, इसके तहत क्या किया गया,
जो परंपरागत जो कृषि विधियां थी उनको क्या कर दिया, त्याग दिया गया। उसके स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध वाली विधियों को अपनाया गया। मतलब क्या था, जो परंपरावादी विधियां थी उसके अंदर आप संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन जो वैज्ञानिक प्रबंध विधि थी उसके तहत क्या होता था कि आप संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर पाते थे। तो जो वैज्ञानिक विधि को अपनाने के बाद से हमारे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, इसलिए आज हमारे सभी फार्मर्स वैज्ञानिक खेती को अपनाते हैं, ना कि परंपरावादी। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, खेती की परंपरावादी विधियों के स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर बहुत अधिक महत्व दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी वैज्ञानिक खेती है आज उसके ऊपर जो ज्यादा बल दिया जाता है, और जो परंपरावादी विधियां थी उनको क्या कर दिया है, साइड बैक कर दिया। अब उनका यूज ज्यादा नहीं होता है। तो जो वैज्ञानिक खेती थी उसके अंदर क्या चीजें आती थी, जैसे उनकी किस्मों का चुनाव, मतलब जो फसल की जाती थी उसके अंदर जो बीज यूज होते थे उनकी किस्मों का चुनाव होता था कि अच्छे बीजों का उपयोग किया जाए या थोड़े मध्य स्थिति वाले बीजों का उपयोग किया जाए या घटिया वाले। तो यहाँ पर किस्मों का चुनाव किया जाता है। दूसरा देखिए, भूमि की तैयारी, मतलब क्या है, यहाँ पर सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है, भूमि को तैयार किया जाता है जिससे उसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ सके। तीसरा देखिए, फसल हेरफेर, मतलब क्या होता था, पहले परंपरावादी विधि के अंदर एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही तरीके की फसल उगाई जाती थी, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती थी उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाता था। बट अब क्या होता है, फसल हेरफेर होती है। क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड पे मान लो इस साल आपने किसकी खेती करी, गेहूं की, तो अगले साल आप उसके ऊपर चावल की कर देते हो, जिसकी वजह से उस मिट्टी की जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, वो बरकरार रहती है। फोर्थ, बीज का चुनाव। अब यहाँ पर क्या होता था, बीजों का चुनाव कर पाते हो आप, अच्छी क्वालिटी वाले बीज का यूज करते हो या थोड़ी मध्यवर्ती या घटिया वाले। लास्ट देखिए, अन्य के अतिरिक्त उर्वरकों का प्रयोग, मतलब क्या होता था, यहाँ पर अब उर्वरकों का प्रयोग होता है, मतलब बीजों का बहुत ज्यादा, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इसी सबके कंसर्न के रिगार्डिंग इंडिया के अंदर इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से इन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है इसे हर किसान के पास में पहुंचाया जा सके, साइंटिफिकली वो कृषि कर पाए। तो यहाँ पर क्या किस चीज की इंट्रोड्यूस करा गया, इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम्स। तो सेकंड नंबर पे एक काम और हुआ था बहुत बड़े लेवल पे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, जिसकी वजह से कंप्लीटली जो साइंटिफिक मेथड है कृषि करने का वो हर किसान तक पहुंचाया जा सके, और किसानी करते के मतलब कृषि करते समय किसी भी तरीके की ट्रांडिशनल मेथड का यूज ना हो, जिसकी वजह से उत्पादकता में कमी हो। तो इन दो काम करने की वजह से हमारे इंडिया के अंदर आज मतलब ऑल ओवर पूरे इंडिया के अंदर साइंटिफिक कृषि की जाती है। तो देखिए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक कृषि हो, इसीलिए क्या हुआ, वैज्ञानिक खेती संबंधी खोज को प्रोत्साहित करने के लिए 23 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर कृषि संबंधी खोज की जा सके, उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके, तो कितनी यूनिवर्सिटीज को ओपन किया गया, 23 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी ज्यादा प्रयास किए हैं कि फार्मर्स की इनकम बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो जो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो हमारे टेक्निकल रिफॉर्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फिफ्थ पॉइंट, खेती के यंत्रीकृत साधन, मतलब मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। तो जो भारत सरकार थी उसने तकनीकी सुधार के तहत मशीनों के उपयोग के ऊपर भी बहुत ज्यादा बल दिया, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स थे वो मशीनों का उपयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी जो अफोर्डिंग कैपेसिटी थी, मतलब मशीनों को खरीदने की जो क्रय शक्ति थी उनकी, वो बहुत ज्यादा कम थी। क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स थे, ज्यादा से ज्यादा जो किसान थे वो गरीब थे, उनके पास में मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता था। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा सा बल दिया। तो देखिए, पॉइंट को समझते हैं। खेती के यंत्रीकृत साधनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार थी, उसने बहुत सारे उपाय किए जिसकी वजह से यंत्रीकृत साधनों का उपयोग बढ़ सके। तो देखिए सेकंड पॉइंट, जिससे छोटे और मध्यवर्ती किसान कृषि के यंत्रों को खरीद पाए। तो जो छोटे और मध्यवर्ती किसान थे वो कृषि के यंत्रों को नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि जो ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर होती थी ये बहुत महंगी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है,
इसे खरीदना हमारे मार्जिनल फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी की हेल्प के लिए सरकार ने क्या करा, सहकारी समितियां, छोटे तथा सीमांत कृषक एजेंसियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्य बैंक और लास्ट में नाबार्ड, इन सब इंस्टीट्यूशंस को बोला कि आप फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा से ज्यादा लोन दो, जिससे वो कृषि करते समय मशीनों का उपयोग कर सके। तो देखिए, इस उद्देश्य के लिए सभी राज्यों में कृषि उद्योग निगम मतलब एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो ये जो एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, ये किसानों को ज्यादा से ज्यादा मशीनें खरीदने के अंदर हेल्प कर पाती है कि किसान कृषि करते समय ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो टेक्निकल रिफॉर्म्स के 5 पॉइंट्स थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट था अधिक उपज देने वाले बीज, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट रासायनिक खाद का उपयोग। थर्ड पॉइंट फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। फोर्थ पॉइंट वैज्ञानिक खेती। और जो फिफ्थ पॉइंट था जिसके अंदर यंत्रीकृत साधनों का उपयोग। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, इनको अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप समझ पाए होंगे कि जो तकनीकी सुधार थे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कितने कारगर सिद्ध हुए, जिसकी वजह से हमारी उत्पादकता बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी और कृषि क्षेत्र के अंदर उतना उत्पादन हो पाया, जिसकी वजह से हमारे भारत की जो घरेलू मांग है वो तो पूरी हुई, साथ में हम अधिक के भी प्रोड्यूस कर पाए, मतलब सरप्लस आउटपुट भी प्रोड्यूस कर पाए, जिससे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं। तकनीकी सुधारों की स्टडी करने के बाद अब हम संस्थागत सुधारों की स्टडी करेंगे, जिन्हें भूमि सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो संस्थागत सुधार थे, इसके तहत हमारी भारत सरकार ने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के लाभ पहुंचाए जा सके, इसलिए भारत सरकार ने संस्थागत सुधार किए थे। बिकॉज जो तकनीकी सुधार थे उससे पहले हमारे जो किसान थे उनका बहुत ज़्यादा जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था, इसलिए जो कृषि के जो लाभ थे वो बहुत हद तक हमारे किसानों को नहीं मिल पाते थे, कुछ चंद जमींदारों को मिलते थे। इसलिए जमींदारों का जीवन बहुत अच्छा होता जा रहा था और जो हमारे किसान थे उनका जो जीवन स्तर था वो बहुत निम्न कोटि का हो गया था। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं कर पाते थे। तो इसलिए जो हमारी भारत सरकार थी उसने संस्थागत सुधार किए थे, जिसकी वजह से आज जो कृषि के लाभ हैं वो प्रत्येक किसान तक पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जो कृषि के लाभ हैं वो अब प्रत्येक किसान पर पहुंच जाते हैं और सारे किसान खुशहाल हैं। नहीं, आज भी ऐसे किसान हैं जिनके पास में कृषि के लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। बट जो कुछ हद तक जो सामाजिक बुराइयां थी हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर, उनके ऊपर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है इन इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स होने के बाद से। तो आज हम संस्थागत सुधार की डिटेल स्टडी करेंगे। संस्थागत सुधारों को समझने के लिए मैंने इसके ऊपर 5 पॉइंट्स बनाए हैं। इन 5 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो संस्थागत सुधार थे वो हमारे किसानों के कल्याण के लिए कितने आवश्यक थे। तो इसीलिए कृषि सुधारों के तहत संस्थागत सुधार किए गए, जिससे हमारे किसानों को कृषि के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। तो एक एक करके इन 5 पॉइंट्स की स्टडी करते हैं और इन 5 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप आराम से एनालाइज कर पाओगे कि जो संस्थागत सुधार थे उससे हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स थे उन सबों को आज कृषि के बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं। तो एक एक करके इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मध्यस्थों का उन्मूलन। तो जो संस्थागत सुधार थे उसमें जो पहला पॉइंट था वो था मध्यस्थों का उन्मूलन, मतलब अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो जो इंटरमीडियरीज थे उन्हें मिडलमैन भी कहा जा सकता है, जो सरकार और किसानों के बीच में काम करते थे। मतलब क्या होता था कि जो पहले जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया था। उसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लैंडलॉर्ड से क्या लेती थी, कुछ सम ऑफ अमाउंट एज ए लैंड रेवेन्यू लेती थी टोटल आउटपुट का। बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को पूरी छूट दे रखी थी कि वो टिलर ऑफ सॉइल से कितना भी लैंड रेवेन्यू रिसीव कर सकते हैं एज ए रेवेन्यू। तो जो जमींदार थे वो बहुत हाई लेवल पे फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन करते थे। यही कुछ सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद भी चला और जो जमींदार थे उनकी नियति ऐसी हो गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण करते थे और अपनी रेंटल इनकम को बढ़ाने में लगे रहते थे। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, उनका शोषण होता था। इन्हीं सबको काबू पाने के लिए सरकार ने मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया। अब सरकार
डायरेक्ट किसानों से बात करती है, और अगर सरकार को कुछ बेनिफिट्स किसानों को देने होते हैं तो वो डायरेक्ट उनको देती है, ना कि किसी बिचौलिए का सहारा लेती है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। मध्यस्थ भूमि को जोतने वाले किसान और सरकार के बीच में काम करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मध्यस्थ थे मतलब जो मिडल मैन थे, वो किसके बीच में काम करते थे? सरकार और किसानों के बीच में। तो देखिए, जो मध्यस्थ होते थे उन्हें पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? जमींदार के नाम से। तो देखिए यहाँ पर मध्यस्थों को जमींदारों के नाम से जाना जाता था का पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? अब उन्मूलन कर दिया। तो फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल्स थे जैसे लैंडलॉर्ड हो गया, मनी लैंडर्स हो गया, साहूकार, तो ऐसा नहीं है कि जो जमींदारी लोग किसानों का शोषण करते थे, कुछ मनी लैंडर्स भी थे, कुछ साहूकार भी थे। ये ऐसे लोग थे जो बहुत हद तक किसानों का शोषण करते थे। तो इन सबों का सरकार ने क्या कर दिया? उन्मूलन कर दिया। तो देखिए थर्ड पॉइंट, स्वामित्व का अधिकार भूमि के वास्तविक रूप से जोतने वाले किसानों को दे दिया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या करा था कि जो ओनर ऑफ सॉइल किसको डिक्लेयर कर दिया था? जमींदारों को। मतलब भूमि के स्वामी जमींदार हुआ करते थे। बट जब से इंटरमीडिएरियट्स का अबोलिशन हुआ है, मतलब जो मध्यस्थ उनका उन्मूलन कर दिया, उसके बाद से अब जो भूमि पर वास्तविक रूप से किसान है, जो उसके ऊपर खेती कर रहा है, अब वो उस भूमि का स्वामी है, ना कि जमींदार है। तो जो फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, इस दृष्टि से किया गया है ताकि जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण बंद किया जा सके। तो जो सरकार ने मध्यस्थों का उन्मूलन क्यों किया? इसके पीछे एक उद्देश्य था कि जो जमींदार थे वो किसानों का शोषण करते थे, इसलिए सरकार ने उनको अब हटा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट, लगान का निगमन मतलब रेगुलेशन ऑफ रेंट। तो एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर ये थी कि जो हमारे अधिकतर जो फार्मर थे वो भूमिहीन थे। उनके पास कृषि करने के लिए खुद की लैंड तो होती नहीं थी। वो क्या करते थे? जमींदारों से किराए पे लेते थे। तो जमींदार क्या करते थे? उस किराए की जो शेयर होता था, या तो मतलब परसेंटेज जो अमाउंट होता था, वो बढ़ाते रहते थे। तो सरकार ने उसको क्या कर दिया? रेगुलाइज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। अब जो जमींदार थे वो अपनी अधिकतम सीमा से ज्यादा पार रेंट नहीं ले सकते थे। तो ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक कदम था हमारी भारत सरकार का। तो इस पॉइंट को समझते हैं। किसानों से अत्यधिक और गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली को समाप्त करने के लिए ये रेगुलेशन ऑफ रेंट का नियमन बनाया गया। तो सेकंड पॉइंट देखिए, लगान निश्चित कर दिया गया, मतलब जो रेंट था उसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब उससे ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जो लगान था वो कितना कर दिया? वो देखिए, सामान्यतः इसकी राशि फसल के मूल्य की 1/3 से अधिक नहीं होगी। मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो जैसे फसल 100 रुपए की है तो 33 रुपए से ज्यादा लगान वो वसूल नहीं कर सकता, उसके अंडर में ही करेगा। उससे ज्यादा लेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिससे किसानों के शोषण होने से काफी हद तक राहत मिली थी। थर्ड पॉइंट देखिए, चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो जो कंसोलिडेशन था, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करिएगा। कंसोलिडेशन है मतलब चकबंदी। तो चकबंदी के तहत क्या किया गया? जो किसानों की जो बिखरी बिखरी जोतें थी, जो एक भूमि का टुकड़ा यहाँ होता था तो दूसरा बहुत दूर होता था, तो उन बिखरी जोतों को एक स्थान पर लाया गया। मतलब क्या हुआ कि जो किसान की बिखरी जोतें थी ना, उनको उसके स्थान पर कि सरकार ने क्या करा? उसे एक ही जगह पर जमीन आवंटित कर दी, जिसकी वजह से अब किसान मॉडर्न इनपुट्स का यूज कर सकते हैं और उसे अपनी कृषि करने के अंदर ज्यादा लागत ना आए और उसे उत्पादन ज्यादा हो पाए। मतलब क्या होता था, पहले जो छोटी बिखरी जोती होती थी उसके अंदर जो मॉडर्न इनपुट्स थे उनका उपयोग बहुत मुश्किल हो पाता था, इसलिए जो हमारी जो लैंड होल्डिंग्स थी वो अनार्थिक थी। मतलब उसके ऊपर उत्पादन की लागत ज्यादा आती थी और उत्पादन कम हो पाता था। बट जब से चकबंदी कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके बाद से किसानों की जो बिखरी बिखरी जोतें होती थी उसको उन बिखरी जोते के बदले में एक ही जगह पर भूमि आवंटित कर दी जाती थी, जिससे अब क्या होता है? उसके संसाधनों का बंटवारा नहीं होता और वो अपनी पूरी क्षमता से एक ही जगह पर काम करता है, जिससे उत्पादन की लागत में भी कमी आई है और उत्पादन भी बढ़ा है। तो इस पॉइंट की अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, विखंडन की समस्या को कम करने की दृष्टि से चकबंदी कार्यक्रम चलाए गए। तो जो विखंडन की समस्या थी, मैंने बताया आपको, मतलब एक पीस ऑफ लैंड यहाँ होता था तो दूसरा पीस ऑफ लैंड क्या होता था? वेस्ट में होता था। तो क्या होता था? इन दोनों के ऊपर कृषि करना किसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि उसकी उत्पादन लागत ज्यादा आती थी। तो सेकंड पॉइंट देखिए, चकबंदी वह अभ्यास है जिसमें किसानों को उसकी इधर उधर बिखरी हुई भूमि या खेती की बजाय एक ही स्थान पर भूमि आवंटित कर दी जाती थी। मतलब क्या होता था? जो चकबंदी कार्यक्रम थे, प्रोग्राम्स थे, उसके तहत जो किसानों की बिखरी हुई जोतें होती थी, मतलब जैसे किसान है एक्स है, वो क्या करता, उसके पास लेट्स सपोज
5 पीस ऑफ लैंड है वो भी क्या है, दूर दूर है। तो सरकार ने क्या करा, उसके 5 पीस ऑफ लैंड को अपने पास रखा और उसको एक ही जगह पर भूमि अलॉट कर दी, जिससे क्या है, अब वो किसान अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करेगा और जिसकी वजह से उसकी उत्पादन लागत कम आएगी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए इससे क्या होगा, इट सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। अब उसे अगर मान लीजिए एक ही स्थान पर पूरी लैंड मिल जाएगी तो उसकी वजह से जो उसकी कृषि करने की जो लागत है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, वर्ष 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि चकबंदी के अंतर्गत लाई जा चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि जो चकबंदी प्रोग्राम्स थे उसके तहत कितनी ज़्यादा लैंड को एक स्थान पर लाया जा चुका है, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ी है और उत्पादन लागत कम हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। संस्थागत सुधारों के अंतर्गत भूमि की उच्चतम सीमा और अधिक भूमि का पुनः वितरण, मतलब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। तो जो संस्थागत सुधार थे उसके अंतर्गत भूमि की उच्चतम सीमा डिसाइड कर दी गई और अगर किसी के पास में उस उच्चतम सीमा से ज़्यादा भूमि होती थी तो सरकार उसको क्या करती थी, एक्वायर करती थी और उसे भूमिहीन किसानों को या लैंडलेस लेबर्स को दे देती थी, जिसकी वजह से इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, कल्याण करना और इससे समानता लाना। ये सरकार का इसके पीछे उद्देश्य था कि ऐसा ना हो कि किसी के पास लैंड बहुत ज़्यादा और किसी के पास बिल्कुल ना हो। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने क्या करा, लैंड का न्योचित वितरण हो, इसलिए सरकार ने इसकी अधिकतम सीमा डिसाइड कर दी। अगर उससे ज़्यादा किसी के पास लैंड होती थी तो सरकार उसको फॉरफिट करती थी, मतलब जब्त करती थी और उन भूमिहीन किसानों को दे देती थी जो उसके ऊपर वास्तविक रूप से कृषि कर रहे होते हैं। तो देखिए इसे पॉइंट से समझते हैं। भूमि के वितरण में समानता को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से जोतों के आकारों की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई है। तो देखिए जो हमारे भूमि वितरण है उसके अंदर इक्वलिटी, समानता लाने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने क्या करा, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी कि एक व्यक्ति या परिवार उतनी भूमि से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता। अगर उसके पास उससे ज़्यादा भूमि होगी तो सरकार उसे क्या करेगी, जब्त करेगी। सेकंड पॉइंट देखिए, भूमि की उच्चतम सीमा जुताई की भूमि का अधिकतम आकार है जो एक व्यक्ति, एक परिवार अपने पास रख सकता है और जिसके ऊपर वो कृषि कर सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया ये वैसा ही है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक परिवार या व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति क्या है कि उतनी भूमि ही अपने पास रख सकता है जितना सरकार ने उसकी अधिकतम सीमा डिसाइड करी है। अगर उस सीमा से ज़्यादा किसी के पास भूमि है तो सरकार उसे क्या करेगी, जब्त करेगी और उन लोगों को दे देगी जो उसके ऊपर वास्तविक रूप से कृषि कर रहे हैं या तो भूमिहीन किसान है। थर्ड पॉइंट देखिए, निर्धारित उच्चतम सीमा से ऊपर की भूमि को सरकार ने स्वयं ले लिया और उसका पुनः वितरण छोटे किसानों अथवा भूमि रहित श्रमिकों के बीच में कर दिया। मतलब क्या होता था फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो छोटे किसान थे या भूमिहीन किसान थे उनके पास लैंड तो होती नहीं थी, वो किसान जमींदारों से किराए पे लेते थे। तो सरकार ने जब उच्चतम सीमा निर्धारित करी और उससे ज़्यादा अगर किसी के पास में लैंड होती थी तो सरकार उससे फॉरफिट करती थी और छोटे किसानों को या भूमि रहित की श्रमिकों को दे देती थी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि जो लैंड थी उसके मामले में एक समानता हो, इक्वलिटी हो, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की और जो अधिकतम सीमा से पार किसी के पास भूमि होती थी तो उसको सरकार क्या कर देती थी, भूमिहीन किसानों या छोटे किसानों के बीच में बांट देती थी। तो ये किसानों के कल्याण के लिए लिया गया एक स्टेप था जिससे कि समानता हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो संस्थागत सुधारों के अंदर जो लास्ट पॉइंट है सहकारी खेती, जिसे कोऑपरेटिव फार्मिंग भी बोल सकते हो। तो सहकारी खेती के तहत क्या होता था, जो छोटे किसान होते थे, गरीब किसान होते थे, वो क्या होते थे, मॉडर्न इनपुट्स का उपयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती थी, उनके पास पूंजी का अभाव होता था। इसलिए क्या था, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थे उसके तहत क्या 4-5 किसान आपस में कृषि करते थे और उत्पादन करते थे और फिर उसे मार्केट के अंदर बेचते थे, जिससे क्या होता था कि वो मॉडर्न इनपुट्स को परचेज कर पाते थे 4-5 किसान मिलके और उत्पादन करने के बाद जो फसल उत्पादन होती थी उसे मार्केट के अंदर बेचते थे, अपनी सौदा शक्ति बढ़ाते थे। तो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी ये भी संस्थागत सुधारों के तहत एक अच्छा खासा लिया गया स्टेप्स था, जिसकी वजह से
उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, छोटे जोते धारकों की सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया। तो जो छोटे किसान थे उनकी सौदा शक्ति मतलब बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए सरकार ने सहकारी खेती को प्रमोट करा, जिसके तहत जो छोटे फार्मर्स थे वो मशीनों को खरीद पाते थे। मतलब 4-5 किसान मिलकर एक ट्रैक्टर को खरीद पाते थे, थ्रेसर को खरीद पाते थे। ये ऐसे इनपुट्स थे जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी। सेकंड पॉइंट देखिए, साथ में वह कम कीमत पर आगाते खरीद सकते थे, खरीदते हैं, अधिक कीमत पर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। तो जो अगर मान लीजिए 4-5 किसान आपस में उत्पादन करेंगे तो वो कम कीमत पर आगात खरीद सकते हैं। मतलब जो मशीनें हैं, इनपुट्स हैं या फर्टिलाइजर है, HYV सीड्स है, इन्हें कम कीमत पर खरीद पाते थे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते थे 4-5 किसान, और फिर उससे प्रोडक्शन करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते थे और अपने उत्पाद को अधिक कीमतों पर बेच पाते थे, क्योंकि इससे किसानों की सौदा शक्ति बढ़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फिफ्थ पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, सहकारी खेती। तो देखिए जो संस्थागत सुधार थे उसके अंदर हमने अभी 5 पॉइंट्स की स्टडी करी। इन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप आराम से समझ पाए होंगे कि जो संस्थागत सुधार थे वो हमारे किसानों के कल्याण के लिए कितने उपयोगी थे। तो एक एक करके मैं इन पॉइंट्स को दोबारा बताता हूँ। मध्यस्थों का उन्मूलन, तो संस्थागत सुधारों के तहत मध्यस्थों का उन्मूलन हो गया। सेकंड पॉइंट, लगान का निगमन। लगान का निगमन होने की वजह से अब किसानों से ज्यादा लैंड रेवेन्यू चार्ज नहीं कर सकते हैं अब जो जमींदार थे। चकबंदी के तहत जो बिखरी जोते थी उन्हें एक स्थान पर लाया गया। भूमि की उच्चतम सीमा और अधिक भूमि का पुनर्वितरण, मतलब क्या था, इसके तहत सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा डिसाइड कर दी। अगर उसके अलावा किसी के पास इस सीमा से ज़्यादा अगर लैंड होती थी तो सरकार उसे एक्वायर करती थी और भूमि इन किसानों को दे देती थी। सहकारी खेती के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलकर कृषि करें और कृषि से उत्पादित उत्पाद को मार्केट के अंदर बेचे और अपनी सौदा शक्ति को बढ़ाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये संस्थागत सुधार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तकनीकी सुधार और संस्थागत सुधार की स्टडी करने के बाद अब सामान्य सुधार की स्टडी करेंगे, जिन्हें जनरल रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सामान्य सुधार थे वो भारत सरकार ने क्यों किए, तो इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसके अंदर सिंचाई सुविधाओं का बहुत अभाव था और हमारे जो बहुत सारे फार्मर्स हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स हैं वो पुअर हैं और वो मॉडर्न इनपुट्स को नहीं खरीद पाते थे। इसलिए जो साख सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए सरकार ने सामान्य सुधार किए थे। तो हम सामान्य सुधारों की आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैंने सामान्य सुधारों को समझने के लिए 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। इन चारों पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप आराम से समझ पाओगे कि जो सामान्य सुधार थे उसकी वजह से हमारे फार्मर्स को कितना सहयोग मिला और जिसकी वजह से अब उन्हें कृषि करने में काफ़ी आसानी हो पाती है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स की अच्छे से स्टडी करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, मतलब एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो आज आप समझ सकते हो कि जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो कितनी आवश्यक है। मतलब क्या है कि आज इंडिपेंडेंस हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट हमारे इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में सिंचाई के पक्के साधन नहीं है, मतलब परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज उनके पास आज भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ फार्मर्स आज भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंद्र देवता के ऊपर। अगर अच्छी बारिश होती है तो अच्छा उत्पादन होता है, खराब बारिश होती है मतलब बारिश नहीं होती है तो उत्पादन का लॉस हो जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है वर्षा के ऊपर। तो वर्षा हमारी कृषि के अंदर बहुत बड़ा योगदान देती है। तो देखिए इसे अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहित तथा स्थिर रखने के लिए दृष्टि से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। तो देखिए अगर आप किस कृषि के अंदर स्थायित्व चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं, तो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर बल देना पड़ेगा। सिंचाई सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बहुत सारे मेजर माइनर प्रोजेक्ट चलाने चाहिए जिससे किसानों के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाए। सेकंड पॉइंट देखिए, देश के विभिन्न भागों में कई बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई है। तो जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर क्या है, सिंचाई के अच्छे साधन नहीं है, तो वहाँ पर छोटी बड़ी परियोजनाएं लगानी चाहिए जिसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हो सके। तो देखिए एक भयप्रद डाटा है जो थर्ड पॉइंट में है। 1991 में केवल 17% भूमि पर सिंचाई के अच्छे साधन थे। तो 1991 मतलब आज से बहुत समय पहले, इंडिपेंडेंस की टाइम है, उस समय पर केवल 17% किसान ऐसे थे जिनके
उनके पास में स्थायी साधन थे सिंचाई के। बट आज इंडिया के पास में 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी भी हमारे इंडिया के पास में जो 100% किसान हैं उनके पास में सिंचाई के अच्छे साधन नहीं है। तो देखिए अभी भी कितने फार्मर्स हमारे सफ़र करते हैं। 4th पॉइंट, अब तक खेती के अंतर्गत भूमि की सिंचाई का लगभग 47% भाग है। मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं अभी भी 50% फार्मर्स से ज़्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जो अभी भी किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वर्षा पर। अगर वर्षा होगी तो वो उत्पादन कर पाते हैं, वरना वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सिंचाई के स्थायी साधन नहीं है। तो आप समझ सकते हो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, वो पूरी तरीके से फेल हुई है सिंचाई के पक्के साधन दिलवाने में जो किसानों की हेल्प कर सके, जिससे तो इसके ऊपर भारत सरकार को बहुत हद तक अभी भी फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके और किसानों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साख का प्रावधान मतलब प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। तो जो साख का प्रावधान है मतलब इसको हमने जनरल रिफॉर्म में क्यों रखा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए साख का प्रावधान मतलब हमारे जो अधिकतर जो किसान हैं वो क्या है, पुअर है, मार्जिनलिस्ट है, उनके पास में निवेश करने के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं होती है, तो उनके पास में पैसा कहाँ से आता है। तो जो हमारे अधिकतर किसान हैं उनके पास में खुद की कैपिटल तो होती नहीं है, तो वो निवेश करने के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब लोन लेने के पास में लोन लेके उनके पास दो तरीके हैं, एक तो है संस्थागत साधन और दूसरे हैं गैर संस्थागत साधन। तो जो संस्थागत साधन है जैसे बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, ग्रामीण बैंक हो गए, नाबार्ड हो गया, आरबीआई होगा, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि कम ब्याज दर पर किसानों को लोन देती है और किसान इसे आराम से पे कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्याज की दर बहुत कम होती है। ये ऐसे साधन हैं जो किसानों की हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या हमारे देश में अभी बहुत कम है, इनसफिशिएंट है। मतलब ये फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे अधिकतर जो किसान हैं वो गैर संस्थागत स्रोतों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। गैर संस्थागत स्रोत कैसे होते हैं, गैर संस्थागत स्रोत जो होते हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा अधिक ब्याज दर चार्ज करते हैं। मतलब इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है, वो जो गैर संस्थागत स्रोत है वो अधिकतम ब्याज अर्न करना चाहते हैं, मतलब इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं। तो संस्थागत स्रोतों के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे जमींदार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, साहूकार हो गए, मनी एजेंट्स हो गए, ये ऐसे लोग होते हैं जो किसानों का शोषण करते हैं, मतलब उनका बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। किस तरीके से, अधिक ब्याज दर चार्ज करके। तो जो हमारे किसान हैं वो अधिकतर किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रखे हैं, गैर संस्थागत स्रोतों पे। और जो गैर संस्थागत स्रोत है वो किसानों का शोषण करते हैं, किसानों को अधिक ब्याज दर पर लोन देते हैं और फिर उनसे उनकी भूमि को हड़प लेते हैं। मतलब हमारे जो किसान हैं वो ऋण चक्कर में फंस जाते हैं और उन्हें अपनी भूमि अधिक ब्याज के चक्कर में बेच देते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, कम ब्याज दर पर किसानों को साख उपलब्ध कराने के लिए सहकारी साख समितियों में की स्थापना की गई। तो जो हमारी भारत सरकार है उसका साख प्रावधान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इसके तहत सरकार का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स की क्रेडिट नीड है उसको संस्थागत स्रोतों से पूरा किया जाए, कि जो हमारे फार्मर है उन्हें गैर संस्थागत स्रोतों के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो पॉइंट को आप अच्छे से समझना, सरकार ने साख सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किस चीज़ को स्टैब्लिश किया, सहकारी साख समितियां, मतलब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। सेकंड पॉइंट देखिए, किसानों की बढ़ती साख जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास बैंक स्थापित किए गए। तो सरकारी साख समितियां जो थी उनको तो स्थापित किया गांव के अंदर ग्रामीण विकास बैंक भी स्थापित किए, रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये भी बहुत हद तक हमारे फार्मर्स की मदद करते हैं आज के टाइम में। तो थर्ड पॉइंट देखिए, वर्तमान में देश में 94,647 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं तथा 768 प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कार्य कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितने ह्यूज अमाउंट में इन बैंकों के ऊपर सरकार ने फोकस करा, जिससे किसानों की क्रेडिट नीड्स को पूरा किया जा सके। फोर्थ पॉइंट देखिए, संस्थागत ऋण प्रदान करने में सबसे अहम भूमिका
व्यापारिक बैंक निभा रहे हैं, मतलब कमर्शियल बैंक। तो जितना भी संस्थागत साख दिया जाता है बैंकों के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सों के द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है कमर्शियल बैंक का, मतलब व्यापारिक बैंकों का। तो ये कितना देते हैं, देखिए 5th पॉइंट में, कुल संस्थागत ऋण का 72% साख प्रदान करते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक है। तो जो कमर्शियल बैंक है वो ऋण देने के मामले में सब बैंकों से, सब कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कुल संस्थागत साखों का वो कितना प्रतिशत देते हैं, 72%। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सरकार ने जनरल रिफॉर्म्स के तहत प्रोविजन ऑफ क्रेडिट को बहुत प्राथमिकता दी। उनका मानना ये था, मतलब भारत सरकार का मानना ये था कि किसानों की जो क्रेडिट नीड है उसको संस्थागत स्रोतों से ज़्यादा पूरा किया जाए, उनको किसी भी मनी लेंडर, जमींदार, साहूकार, मनी एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो देखिए जो ग्रामीण एरिया है उसके अंदर जो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इनको फंडिंग करने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड की स्थापना की थी। तो देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा कोर रोल प्ले करती है जो फार्मर्स है उनकी क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। नाबार्ड सभी ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय और बैंकिंग संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था है। तो गांव के अंदर जितने भी बैंक होते हैं, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, चाहे और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होंगे जो गांव में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी जो सर्वोच्च संस्था वो कौन है, नाबार्ड। नाबार्ड की डेफिनेशन इंग्लिश में भी देखिए, नाबार्ड रिफर्स टू अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल रीजनल रूरल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रीजनल रूरल बैंक्स है, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, नाबार्ड के अंदर। मतलब जो नाबार्ड है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सर्वोच्च संस्था है सभी ग्रामीण बैंकों की, सभी ग्रामीण इंस्टीट्यूशंस की जो फंडिंग करते हैं। तो देखिए जो नाबार्ड की जो स्थापना थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, मुंबई के अंदर है। जो इसके फादर है बी शिवारमन कमेटी है, जो कि बहुत ज़्यादा कोर रोल प्ले करा था नाबार्ड की स्थापना में इसका। इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर GR चिंताला है। तो आज के समय पर जो नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर GR चिंताला है। अब आगे चलते हैं, इसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो जो नाबार्ड के फंक्शन है उसके अंदर जो पहला फंक्शन है फ्रेंड्स वो क्या है, इनहेंस क्रेडिट फैसिलिटी इन द रूरल एरिया। तो जो नाबार्ड है उसका एक प्रमुख फंक्शन है, कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट नीड्स को पूरा किया जाए। तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए, कहाँ पर, रूरल एरियाज़ के अंदर। तो उन सबको बेहतर तरीके से काम करने के लिए नाबार्ड उसके अंदर योगदान देता है। सेकंड पॉइंट देखिए, टू सर्व एज एन अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरिया। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है गाँव के अंदर जहाँ पर किसानों को आराम से लोन की प्राप्ति हो पाए, तो उन सब एजेंसीज को जो फंडिंग करने का काम है वो कौन करता है, नाबार्ड करता है। तो देखिए जो थर्ड फंक्शन है, टू कोऑर्डिनेट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड RBI। तो जो आपकी नाबार्ड संस्था है वो क्या है, भारत सरकार, राज्य सरकार और RBI के साथ में कोऑर्डिनेट भी करती है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको नाबार्ड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है, तो नाबार्ड के अंदर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, उसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में, और उसके कार्य क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लो, यही सिलेबस में है। उससे ज़्यादा अगर स्टडी करना चाहते हो तो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नाबार्ड के ऊपर, तो उसके अंदर आप अच्छे से समझ पाओगे नाबार्ड आखिर है क्या, वो हमारे लिए किस लिए उपयोगी है, हमारे गांव की जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी क्रेडिट नीड्स को नाबार्ड किस तरीके से पूरा कर पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां, जिन्हें आप इंग्लिश में रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। तो जो नियमित बाजार थे और सहकारी विपणन समितियां, इन्होंने भी किसानों के कल्याण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, क्योंकि जो रेगुलेटेड मार्केट्स थी इनके अंदर क्या होता था, किसान अपनी उत्पादों को ले जाके बेच सकते थे, क्योंकि वहाँ पर किसानों को अपनी सौदा शक्ति को आजमाने का मौका मिलता है और वहाँ पर किसानों को वेयर हाउस फैसिलिटीज़ भी मिलती है। दूसरी तरफ जो रेगुलेटेड मार्केट होती है उसके अंदर सरकार के, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो ये पूरा ध्यान रखते हैं कि किसानों के साथ में किसी प्रकार का छल ना हो, उन्हें अपनी उत्पादों के बदले में उच्चतम मतलब बेहतर कीमत प्राप्त हो और किसानों को किसी प्रकार का लॉस ना हो, वो प्रॉफिट में रहे। तो रेगुलेटेड मार्केट किसानों के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है।
तो देखिए रेगुलेटेड मार्केट को अच्छे से समझते हैं। रेगुलेटेड मार्केट, देश के सभी भागों में नियमित बाजारों की स्थापना की गई है। तो सरकार का एक प्राथमिक उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक भाग में जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर नियमित बाजारों की स्थापना की गई है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज के लिए उचित कीमत उपलब्ध कराना तथा मध्यस्थों के शोषण से बचाना है। तो जो हमारे फार्मर्स थे उनका क्या होता था, मध्यस्थों के द्वारा बहुत ज्यादा शोषण होता था। तो मध्यस्थ कौन होते थे, जैसे साहूकार, जमींदार, मिडलमैन, लैंडलॉर्ड, ब्रोकर, ये ऐसे लोग थे जो किसानों का शोषण करते। तो सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स की स्थापना करी, नियमित बाजारों की, जिसकी वजह से अब ये जो मीडिएटर्स होते हैं इनका कंट्रोल किसानों के ऊपर से बहुत हद तक कम हो गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, इन बाजारों का प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त बाजार समितियों द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इन बाजारों को जो कंट्रोल किया जाता है, मतलब चलाया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, वो सरकार की रिप्रेजेंटेटिव समितियां होती हैं जो पूरी तरीके से निगरानी रखती है कि मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो किसानों के साथ। थर्ड पॉइंट देखिए, यह समितियां सुनिश्चित करती है कि किसानों को समय पर भुगतान हो जाए। मतलब जो ये समितियां होती है, सोसाइटीज होती है, ये क्या करती है, ये पूरी कार्रवाई बिठा के रखती है कि किसानों को किसी तरीके की परेशानी ना हो और उनके उत्पाद की सही कीमत उन्हें प्राप्त हो और किसानों को समय पर भुगतान हो पाए। और देखिए, यह भी सुनिश्चित करती है कि किसानों की उपज के सही मूल्य एवं तौल के लिए विशिष्ट बाटों और तौल के उपायों का प्रयोग किया जाए। तो मतलब जो किसान है उसको उसकी फसल का उचित मूल्य तो मिले ही मिले, साथ में उसकी फसल के लिए अच्छे बाटों का उपयोग हो, मतलब उसके अंदर तौल के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो। तो रेगुलेट मार्केट के अंदर क्या होता है, किसानों को पूरी हद तक प्रोटेक्ट किया जाता है और उन्हें उनकी फसल के उचित मूल्य मिले, इसलिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर कार्य करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको रेगुलेटेड मार्केट या नियमित बाजार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज, तो इसे आप सहकारी विपणन समिति भी बोल सकते हैं। तो जो सहकारी विपणन समिति है वो क्या है, किसानों को किसी भी तरीके के जो फ्रॉड्स होते हैं मार्केट के अंदर उन सबसे बचाती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। तो जो सहकारी समितियां हैं वो क्या है, किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम दिलाती है, किसानों की फसलों की ग्रेडिंग करती है जिससे किसानों को क्या हो, उनकी फसल के लिए बेहतर से बेहतर प्राइस उनको मिल पाए, और किसान को ये गाइड भी करती है कि फसल के उत्पादन के समय अधिक पूर्ति की सिचुएशन ना आ जाए जिससे कि किसानों को उत्पादन के बदले लॉस का सामना करना पड़े। तो जो कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज है इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाजार में किसानों की सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई। तो भारत सरकार है उसने कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज की स्थापना करी जिससे कि किसानों की सौदा शक्ति को बढ़ाया जा सके। सौदा शक्ति को बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पर फार्मर्स जो अपना उत्पाद बेचने आते हैं उनकी सौदा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। मतलब यहाँ क्या होता है कि मार्केट होती है, मार्केट के अंदर बहुत सारे विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स क्या है, अपनी फसलों को बेहतर प्राइस मिले तभी बेचते हैं। अगर बेहतर प्राइस नहीं मिलते हैं तो वो अपने उत्पाद को नहीं बेचते हैं, वो उसे वेयर हाउस में स्टोर करके रख देते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, यह समितियां सुनिश्चित करती है किसानों की वस्तुओं की ग्रेडिंग हो और यह तभी बेची जाए जब उचित कीमत उपलब्ध हो। तो जो सहकारी साख समितियां, विपणन समिति बोल सकते हो, ये किसानों को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती है। ये किसानों के उत्पादों की ग्रेडिंग करती है और किसानों को उसी समय पर उत्पाद बेचने की अनुमति मिलती है यहाँ पर जब उनको उनकी फसल के बेहतर प्राइस मिले। अगर उनकी उत्पादन लागत से कम पर उनके उत्पाद बिक्रे होते हैं तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज उनके अधिकारों का रक्षण करती है। थर्ड पॉइंट देखिए, सहकारी समितियां यह भी सुनिश्चित करती है कि बाजार में कृषि उपज की अत्यधिक पूर्ति ना हो। मतलब क्या है कि जो सहकारी समितियां हैं, विपणन समितियां, ये क्या करती है, बाजार के अंदर इस बात का भी ध्यान रखती है कि मार्केट के अंदर अत्यधिक पूर्ति ना हो जाए, मतलब सप्लाई ना हो जाए ज़्यादा। क्योंकि हमें सबको पता है, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हम, कि अगर किसी भी वस्तु की अगर अत्यधिक पूर्ति हो जाएगी तो उस वस्तु की कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर किसानों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो किसानों को लॉस होएगा। इसका मतलब क्यों लॉस होएगा, किसानों को लॉस इसलिए होएगा क्योंकि सभी किसान अगर एक ही जैसी फसलों का उत्पादन कर देंगे तो बाजार में इस वस्तु की सप्लाई बढ़ जाएगी और इसे खरीदने वाले अगर कम होंगे तो वस्तु की कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इससे किसानों को बहुत हद तक नुकसान होएगा। तो सहकारी समितियां क्या करती है, इन सब खतरों को, मतलब इन सब रिस्क से बचाने के लिए फार्मर्स को समय समय पर अवेयर करती रहती है कि मार्केट के अंदर अत्यधिक पूर्ति ना हो जाए।
ताकि फसल की कीमत लागत के अनुरूप कम ना हो जाए। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, सदस्य किसानों की ओर से इन समितियों द्वारा फसलों के भंडार सुविधाएं भी प्रावधान रखा गया। तो देखिए, जो किसान होते हैं, ये कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज जो होती है, किसानों को भंडार गृह सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसानों की सौदा शक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। तो किसानों की सौदा शक्ति तभी बढ़ सकती है जब उन्हें वेयर हाउस फैसिलिटी मिले, मतलब भंडार गृह सुविधा मिले। तो किसान को अगर मान लीजिए एक दिन है, वहां पर वो फसल बेचता है और उसकी कीमत अच्छी नहीं मिलती है, तो वो अपनी फसलों को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है और जब उसे अच्छी कीमत मिले तब वो बाजार में उसे बेच सकता है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नियमित बाजार और सहकारी विपणन समितियां। अब आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, कीमत समर्थन नीति। सॉरी फ्रेंड, इसके आगे न्यूनतम भी आएगा। तो न्यूनतम कीमत समर्थन नीति, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे मिनिमम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, एमएसपी। तो एमएसपी के तहत हमारी भारत सरकार किसानों को प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि उनके उत्पाद का न्यूनतम मूल्य कौन देने को तैयार है, भारत सरकार देने को तैयार है। तो इसलिए ऐसा क्यों करती है हमारी भारत सरकार कि जो किसान है उत्पादन करने टाइम पे निश्चिंत रहे कि उनके उत्पाद की जो मिनिमम लागत है वो सरकार देने को तैयार है, इसलिए फार्मर्स को ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए भारत सरकार बहुत सारी फसलों को एमएसपी प्राइस पे खरीदती है। तो इसकी अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस नीति के अंतर्गत सरकार किसानों की उपज के लिए एक न्यूनतम समर्थन कीमत देने का विश्वास दिलाती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, एमएसपी के तहत सरकार किसानों को भरोसा दिलाती है कि उनके उपज का उत्पाद का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार देने को तैयार है। अगर बाजार में उनकी फसल का मूल्य एमएसपी प्राइस से कम होता है तो भारत सरकार उन किसानों के उत्पादों को खरीदेगी कि जिससे किसानों को लॉस ना हो, वो हमेशा सरप्लस की स्थिति में बने रहे। सेकंड पॉइंट देखिए, सरकार एमएसपी के माध्यम से किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखा जा सके। तो सरकार एमएसपी क्यों डिसाइड करती है, इसलिए कि जो बाजार की अनिश्चितताएं हैं, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो इतने ज्यादा बिजनेस माइंड नहीं होते हैं, इंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं कि वो बाजार की परिस्थितियों को भाप सके, इसलिए सरकार उनको अनिश्चितताओं से सुरक्षित करने के लिए एमएसपी प्राइस देती है कि अगर उनके बाजार कि उनके उत्पादों का मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है तो भारत सरकार उनके उत्पादों को खरीदती है, जिससे कि किसानों को जो बाजार की अनिश्चितताएं होती है उसका सामना ना करना पड़े, उन्हें लॉस ना हो। और अगर फ्रेंड्स, अगर किसानों को उनके उत्पाद के मूल्य का एमएसपी से ज़्यादा मिलता है तो किसान अपने उत्पादों को ओपन मार्केट के अंदर बेच सकते हैं, मतलब रेगुलेटेड मार्केट के अंदर भी बेच सकते हैं और ओपन मार्केट के अंदर भी बेच सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, सरकार अपनी व्यापारिक एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत पर किसानों द्वारा बेची जाने वाली उपजों को खरीदने के प्रबंध करती है जब बाजार कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से कम होती है। तो सरकार क्या करती है, एनालाइज करती है, वो चेक करती है कि बाजार में जो कीमतें हैं, अगर मान लीजिए किसानों के उत्पाद की जो बाजार कीमत है वो एमएसपी से कम है, तो सरकार अपनी एजेंसीज को बोलती है कि किसानों को उनकी उपज का एमएसपी प्राइस उन्हें मिले और आप किसानों की फसलों को आप खरीदिए और भंडार गृह में उनको जमा कीजिए, ताकि किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल पाए और उन्हें कोई लॉस ना हो, हमेशा वो प्रॉफिट स्थिति में रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे जो जनरल रिफॉर्म्स के तहत हमने पढ़े थे। अगर आपने इन चारों पॉइंट्स की अच्छे से स्टडी की होगी तो आप समझ पाए होंगे कि जो सामान्य सुधार थे वो कितने आवश्यक थे, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स की बहुत हद तक कठिनाइयों को कम किया गया है। तो मैं एक एक करके दोबारा बता देता हूँ। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, तो सामान्य सुधार में सिंचाई सुविधाओं को बहुत प्राथमिकता दी। दूसरा क्या था, साख का प्रावधान, मतलब हमारी भारत सरकार ने साख के प्रावधान के ऊपर बहुत हद तक बल दिया, मतलब फोकस किया, महत्व दिया इसको। थर्ड था नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां। तो हमारी जो भारत सरकार थी उन्होंने नियमित बाजारों की स्थापना की और सहकारी विपणन समितियों की, जिससे किसानों को मार्केट के अंदर किसी धोखेबाजी से बचाया जा सके, मिडलमैन के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। और जो लास्ट था कीमत समर्थन नीति, जिसे आप न्यूनतम कीमत समर्थन नीति बोलते हो या मिनिमम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। इसके तहत फार्मर्स को उनके उत्पाद के मूल्य
को एमएसपी पे खरीदा जाता है अगर उनका बाजार मूल्य कम होता है। तो ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी एक सपोर्टिव इनिशिएट है जो भारत सरकार ने लिया। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको जनरल रिफॉर्म्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने कृषि सुधारों की डिटेल स्टडी करी, मतलब एग्रेरियन रिफॉर्म्स की डिटेल स्टडी करी। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो कृषि सुधार थे उसके अंदर 3 प्रकार के सुधार हुए। एक थे तकनीकी सुधार, दूसरे थे संस्थागत सुधार और तीसरे थे सामान्य सुधार। इन सुधारों को करने के बाद से हमारे देश के अंदर कृषि क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से हमारा भारत आज फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन पाया है। आज हमारे कृषि क्षेत्र में उतनी वस्तुओं का उत्पादन हो पाता है जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक नीड्स तो पूरी होती है और साथ में सरप्लस आउटपुट को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या कर पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी बड़ी है, कुछ बच्चे बोर हो सकते हैं, बट फ्रेंड अगर आप एक साथ वीडियो को नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को स्टॉप कर करके देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ना चाहोगे, समझना चाहोगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको देखने में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।